अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे बिजनेस लॉ का क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमने इसमें देखनी है डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशंस। स्टार्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है वो हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद हम वही डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी की बेस पे क्या क्या कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑल कंडीशंस को मीट कर रहा हो जो कि लॉ ने प्रेस्क्राइब की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने एग्री किया बी से कि वो अपनी कार उसको 2 लाख के लिए बेचेगा और उस एग्रीमेंट में वो तमाम एसेंशियल्स मौजूद हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो पहले तो वैलिड था लेकिन कुछ रीजंस की वजह से या फिर लॉ के चेंजेस की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से वो बाद में वॉइड हो गया, इम्पॉसिबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो वो वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, इसमें यह है कि ए और बी ने एग्री किया कि वो एक हॉर्स के साथ डीलिंग करेंगे, मतलब एक हॉर्स बेचेगा 50,000 के लिए और ये डीलिंग वो विलेज जाके करेंगे। नेक्स्ट डे जब वो विलेज पहुंचे तो हॉर्स जो था वो ऑलरेडी डेड था। तो अब जो इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की है आपने एज इट इज़ यूज़ करनी है, क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज होती है, इसको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है। बाकी मीनिंग मैं आपको ये समझा देती हूँ कि अगर ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दो लोग, इसमें जो है ना एक पार्टी दूसरे को ज़बरदस्ती जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाती है, तो अगर तो वो पार्टी जैसे अगर वो उस चीज़ के लिए एग्री हो गया है कि ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़बरदस्ती की गई है, तो वो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो ना करे। एग्जाम्पल हमारे पास है, एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई इफ़ ही डज नॉट सेल हिज हाउस फॉर ₹1 लाख टू एक्स। एक्स ने जो है ना वाई को धमकी दी कि अगर तुम अपना ये घर मुझे नहीं बेचोगे 1 लाख का तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वाई ने वो घर बेच दिया और पेमेंट भी ले ली। अब ये वाई पर है कि अगर वो ये चाहता है कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे तो ठीक है, अगर वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसके लिए ये वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये वाई के ऑप्शन पे, एक्स के इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ज़्यादती वाई के साथ हुई है। अब वाई का ही डिसीजन कंसीडर किया जाएगा कि आया वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, ठीक है। और अगर वाई नहीं जाना चाहता तो उसके ऑप्शन पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ से ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। It's a contract which is actually valid but cannot be enforced because of some technical defects such as absence of writing, registration, requisite stamps, etc. Such contracts can be enforced if the technical defect involved is removed. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिफेक्ट है, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन या स्टैम्प वगैरह का इशू है अगर, तो वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया जाता है तो उसको इन्फोर्स किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अदरवाइज जो है वो अनइन्फोर्सेबल होता है क्योंकि लॉ के कुछ अपने ही रूल्स होते हैं जिसको अकॉर्डिंगली ही चला जा सकता है। अगर वो नहीं होंगे तो वो वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल है इसमें, ए बोरोज ₹1 लाख फ्रॉम बी एंड मेक्स अ प्रोमिसरी नोट एंड ₹1 स्टैम्प इज pasted on promissory note. The agreement is unenforceable because promissory note is understamped. उस पर स्टैम्प नहीं है तो फिर जो है वो अंडरस्टैम्प, मतलब जितनी उसकी स्टैम्प होनी चाहिए अमाउंट के लिहाज से स्टैम्प होती है, तो अगर वो उतनी अमाउंट की स्टैम्प नहीं है तो फिर ये अनइन्फोर्सेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन की बेस पे या फॉर्मेशन की बेस पे कौन कौन से होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दो हमारे पास होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि वर्ड स्पोकन या रिटन के थ्रू बोला जाए, मतलब कि अगर मैंने आपसे बोला है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिटन में हमने ये डिसाइड किया है कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, एक्स सेज टू वाई, विल यू बाय माई कार फॉर ₹1 लाख। वाई सेज टू एक्स, आई एम रेडी टू बाय योर कार। और उसके बाद इट्स एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली, मतलब ये कि उन दोनों के दरमियान में बातचीत हुई कि ये मैं तुम्हें कार बेचना चाह रहा हूँ इतनी अमाउंट का, ये वो, तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑरली उन दोनों ने आपस में बातचीत की और कॉन्ट्रैक्ट किया। ऑरली या रिटर्न हो तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें विच इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, इसमें या ना ही वर्ड स्पोक किए, मतलब ना ही ऑरली ये तय किया जाता है, ना ही बोल कर या लिख के इसमें बातचीत तय की जाती है। ये अगले बंदे के
कह लें कि कंडक्ट से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल M, a shoe shiner, starts polishing the shoes of W in his presence, and W allows him to do so. It's an implied contract, and W is liable to pay. फॉर एग्जाम्पल अब आप मार्केट जाते हैं, आप एक शू शाइनर वहाँ पे है और आप वहाँ पे खड़े हैं, उसने आपको ना कुछ कहा, ना रिटर्न में आप दोनों के दरमियान कोई बात हुई, ना ऑरली कोई बात हुई, बस उसने आपके शूज़ शाइन करना शुरू कर दिया और आपने भी उसको मना नहीं किया, शूज़ शाइन करवा लिए. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके दरमियान इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपने भी उसको मना नहीं किया और उसने वो भी नहीं रुका. तो अब डब्ल्यू जो है, आप जो है इस बात के लायबल हैं कि आप उसको पेमेंट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेस ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, अब एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस दोनों आप देख सकते हैं. इसमें हमारे पास है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कौन सा होता है? वेयर बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. जिन्होंने अपने दोनों पार्टीज़ ने अपने ज़िम्मे के जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको परफॉर्म कर लिया होता है. एग्जाम्पल है, X offers to sell his car to Y for ₹1 lakh. Y accepts X offer. X delivers the car to Y and Y pays 1 lakh to X. It's an executed contract. मतलब ये कि दोनों ने जो भी डिसाइड किया उन्होंने वो चीज़ परफॉर्म की और कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो वो परफॉर्म हो गया. इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस. ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज़ ने जो डिसाइड किया होता है अभी उन्होंने वो चीज़ परफॉर्म नहीं की होती है. एग्जाम्पल हमारे पास है, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 lakh. वाई एक्सेप्ट्स एक्स ऑफर. इफ द कार हैज़ नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू एक्स एंड द प्राइस हैज़ नॉट येट बीन पेड बाय वाई, इट्स एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये कि अभी उनके दरमियान सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बातचीत हुई है, अभी तक उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा. अब ये आप इस तरह भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट या बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वो आप एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी कर सकते हैं कि एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 काइंड्स. या फिर आप इसको अलग से भी मेंशन कर सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू पार्टीज़. अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल. ठीक है, जैसे आपको आसानी हो. आप अगर उसी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का आगे पोर्शन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप सेपरेटली इसको अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं. सो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रोमिस और ऑब्लिगेशन. मतलब ये कि जिसमें सिर्फ एक पार्टी ने ही अपनी अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास, ए प्रोमिस टू पे ₹1,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट बैग. बी फाइंड्स हिज बैग एंड रिटर्न्स टू ए. इट्स अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द बैग इज़ फाउंड. ठीक है, ये मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको समझे ज़रा. बाकी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो दोनों पार्टीज़ ने बैठ के किया कि तुम मुझे ये करो, मैं मतलब तुम मुझे अपनी कार दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे घर दो मैं पैसे दूंगा. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो रहा है. मतलब ये कि उसका बैग लॉस है, मतलब बैग गुम गया और वो उसने इश्तेहार दिया है कि मैं ₹1,000 उसको दूंगा जो मेरा बैग ढूंढ के लाएगा. अब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब बैग मिल जाएगा. ठीक है, जब तक बैग नहीं मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. जब बैग मिला तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और जो जिसका बैग था वो लायबल होगा उसको पेमेंट करने के लिए. समझ आए? इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इन विच बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस और ऑब्लिगेशंस, जिसमें दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ता है. एग्जाम्पल क्या हमारे पास, ए प्रोमिस टू पेंट द पिक्चर फॉर बी एंड बी प्रोमिस टू पे ₹5,000 टू ए. इट्स अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब दोनों ने वही जैसे पहले हम बातचीत करते हैं वैसे ही ये दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से बात की है कि हम ऐसा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना है, लेकिन उस चीज़ की अभी इम्प्लीकेशन नहीं हुई, तो इसलिए ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है. ये था आज का हमारा क्वेश्चन. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.